गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे थे अपने इतिहास का पार्ट एक, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में हमने देखा कि फ्रांस में जो लुई 16वां का शासन था वो जो है बड़ा ही निरंकुश शासक था, जो प्रजा के साथ अत्याचार करता था, उन पर करों में वृद्धि कर रखी थी। और समाज भी जो है उस समय 3 वर्गों में बटा हुआ था। उसमें प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट थे। उसमें प्रथम और द्वितीय स्टेट्स के जो लोग थे उनको विशेषाधिकार प्राप्त था, और विशेषाधिकार में भी मुख्य ये था कि करों में छूट थी। वो संपन्न वर्ग था लेकिन कर नहीं देता था, और तीसरा वर्ग जो था वो कर देता था, और कर भार उन पर बहुत ज़्यादा था। तो इस चित्र में आप यही देख रहे होंगे, ये कुलीन वर्ग का व्यक्ति है, ये जो इधर बैठा हुआ है ये कुलीन वर्ग का, और ये बेचारा गरीब किसान है जो ये देखो कर देने के लिए इसको लेके आया है। तो इसको मकड़ा और मक्खी की तरह बताया गया है। इसमें मकड़ा किसको कहा गया है? इस कुलीन वर्ग के, ये है ना, कुलीन व्यक्ति मकड़ा और किसान मक्खी। यानी जिस प्रकार से मकड़ा मक्खी को पकड़ के उसका शोषण करता है, उसी प्रकार से ये कुलीन जो है किसानों का शोषण करते थे। इस चित्र के माध्यम से यही बताया गया है। यानी कुलीन को शैतान कहा गया है और ये किसान को गरीब कहा गया है इसमें। अब देखो, अब अपन पढ़ेंगे जीने का संघर्ष। अब ये स्थिति फ्रांस में दिनों दिन बढ़ती गई, क्योंकि लुई 16वां जो है अपने शान शौकत के लिए, ऐशो आराम के लिए कर भार बढ़ाता गया, और कर्ज उस पर पहले से ही था, ये भी हमने देखा। तो वहाँ पर जो है अब जीने का संघर्ष उत्पन्न हो गया कि लोग पाव रोटी के लिए ही तरसने लगे। तब सारी ऐसी स्थितियाँ हो गई, तब जो है लोगों ने क्रांति की। और क्रांति भी कब की? जब ये गरीब किसान थे, ये लोग तो जैसे शासक के विरुद्ध बोल ही नहीं सकते थे, शासन के विरुद्ध उनके तो जो कानून बन गए उनको पालन करना ही होता था। लेकिन जो हमने देखा कि तीसरे वर्ग में 3 स्टेट थे, जो उसमें पहले में तीसरा वर्ग भी 3 भागों में बटा हुआ था। उसमें पहले में जैसे व्यापारी, व्यवसायी, शिक्षक, वकील, ये लोग आते थे। दूसरे वर्ग में किसान, बड़े किसान आते थे जिनकी अपनी जमीन हुआ करती थी। और तीसरा वर्ग था, उसमें बिल्कुल मजदूर और गरीब किसान आते थे जो जमींदारों की भूमि पर जो है कृषि करते थे, और वो जमींदार उनको जो है अपने भरण पोषण तक पूरा हो जाए इतना भी नहीं देते थे। तो ये है जीने का संघर्ष। इसको तो अब देखो, जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे, और उसकी मजदूरी मालिक तय करते थे। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी, फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो जाती है जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती है। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता है। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। अब इस जनसंख्या भी बढ़ती गई, और ना जनसंख्या बढ़ती गई, भूमि वो की वही है, तो उत्पादन उतना ही होता था। इससे खाने पीने की चीज़ें क्या हो गई? महंगी हो गई। और गरीब किसान और मजदूर जो थे वो उनके मालिक के कारखानों में और मालिक की भूमि पर काम करते थे, और उनकी मजदूरी वो लोग तय करते थे। तो मजदूरी इतनी नहीं थी जितनी मूल्य वृद्धि हो रही थी, इसलिए जो है लोगों के खाने के ही लाले पड़ने लग गए। और ये स्थिति उस समय और ज़्यादा गंभीर हो जाती जब जो है सूखा पड़ जाता या ओले के प्रकोप में जो है फसल खराब हो जाती। ऐसे में जीविका संकट ही उत्पन्न हो जाता। जीविका संकट किसे कहते हैं? ये देखो, ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं, उसे जीविका संकट कहते हैं। तो ये जीविका संकट जो है फ्रांस में जो है काफ़ी आम था, यानी हर कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती थी। अब जीविका संकट कैसे उत्पन्न होता है, इसमें ये सारणी भरनी है आपको। जैसे खराब फसल है, उत्पादन कम है, महामारी हो गई, यहाँ लिख दो सूखा, लिख दो यहाँ। जैसे आप खराब फसल, यहाँ लिखो सूखा, यहाँ लिख दो ओलावृष्टि। इस तरह से इस सारणी को पूरा करना। अब देखो,
उभरते मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि बेचारे गरीब किसान और मजदूर जिनका अधिक शोषण होता था, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शासन का विरोध करे। लेकिन जब स्थितियां ज़्यादा गंभीर होती गई तो उस समय जो मध्यम वर्ग था, जो तृतीय स्टेट का पहला वर्ग था, व्यापारी, वकील वगैरह, उन लोगों ने जो है इनका, गरीब किसानों का और मजदूरों का साथ दिया, यानी मध्यम वर्ग उभर कर सामने आया और विशेषाधिकारों के अंत की मांग करने लगा। विशेषाधिकार किसको प्राप्त थे? प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को, कुलीन और पादरी वर्ग को। तो इन लोगों ने जब किसानों का और मजदूरों का साथ दिया तो लोगों ने क्रांति कर दी, क्योंकि उनकी संख्या भी ज़्यादा थी। हमने देखा 90% थे तीसरे स्टेट के लोग। अब देखो, पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सकते थे। लोगों ने विरोध भी किया था, किसानों ने और मजदूरों ने, लेकिन उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तब जो है ये समृद्ध और शिक्षित वर्ग जो था तीसरे स्टेट का पहला वर्ग, वो जो है उनके संपर्क में आया और उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारी व्यापार और ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मान विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक, अब इस पे अंडरलाइन करो, जॉन लॉक, ये दार्शनिक थे उस समय के, जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। अब देखो क्या होता है कि ये मध्यम वर्ग जो था वो भी समृद्ध और संपन्न था। तो यहाँ पर जो उत्पादित होते थे अपने रेशमी वस्त्र और ऊनी वस्त्र वगैरह, जिसमें मेहनत कौन करता था? कारखानों में मजदूर लोग, गरीब लोग करते थे, और उनका जो है कि निर्यात कर दिया जाता था बाहरी देशों में। जो कौन करता था? कुलीन वर्ग के लोग, शासक वर्ग में जो होते थे वो निर्यात करते थे। तो इसका फायदा मजदूरों को नहीं मिलता था। या फिर जो समृद्ध लोग थे तीसरे स्टेट के, जो ये व्यापारी, वकील वगैरह, ये जो लोग थे प्रशासनिक सेवा के, और ये लोग उनको खरीद लिया करते थे। जब उन लोगों को लगा कि इसमें जो है गरीबों का बहुत शोषण हो रहा है, तो उन्होंने जो है आगे बढ़कर समाज में सुधार लाने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि कोई भी विशेषाधिकार जन्म से किसी को प्राप्त नहीं होते हैं। जो विशेषाधिकार प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को है वो उन्होंने स्वयं ले रखे हैं, और जो अधिकार गरीबों को मिलने चाहिए वो उनको नहीं दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है ये सामाजिक हैसियत, उन्होंने कहा कि सामाजिक हैसियत का आधार जो है व्यक्ति की समृद्धि नहीं होनी चाहिए, उसकी योग्यता होनी चाहिए। तो ऐसे में ये दार्शनिक भी आए, जॉन लॉक, जॉर्ज रूसो, इन्होंने जो है कई पुस्तकें भी लिखी और उसके माध्यम से जो है लोगों में प्रोत्साहित किया लोगों को, और समाज की स्थिति के बारे में बताया। जैसे उस समय राजा जो था वो अपने आप को ये कहता था कि मुझे भगवान ने तुम पर अधिकार करने के लिए भेजा है, अगर राजा की आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। इस तरह की बातें भी ये लोग करते थे। तो ये जो इसने, रूसो ने, लोक ने यही चीज़ें बताई कि ऐसा कुछ नहीं है, भगवान किसी को भी राजा या रंक बनाकर नहीं भेजता है, सभी को बराबर भेज अधिकार है इस पर। ये तो हम जो है विशेषाधिकार खुद ही यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं, और जिसके अधिकार नहीं दिए जाते उनके अधिकारों का हनन भी जो है हम लोग ही करते हैं। ऐसा किसने कहा? जॉन लॉक और जॉर्ज रूसो ने, जो उस समय के दार्शनिक थे। दार्शनिकों का भी फ्रांस की क्रांति में बहुत योगदान रहा है, इन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया था। देखो आगे, अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, ये पुस्तक का नाम है, इस पे अंडरलाइन कर लो। टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में
लोक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। देवी सिद्धांत वही कि राजा कहते थे कि भगवान ने हमें तुम पर शासन करने के लिए भेजा है, देवी ये अधिकार है हमारे, और ये कहकर वो निरंकुश हो जाते थे। रूसो ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू, अगला दार्शनिक कौन है? मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना, इस पे अंडरलाइन करते जाओ, इन पुस्तकों के नाम याद रखने हैं। लॉज की पुस्तक आई थी उधर, ये मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही है। आप अलग अलग याद रखोगे कि लोक ने क्या कहा, देवीय सिद्धांतों का जो है खंडन किया, और मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो सत्ता का विभाजन उस समय नहीं था, सारे अधिकार किसके पास थे? राजा के पास ही थे। तो उसने जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के विभाजन की बात कही। किसने? मॉन्टेस्क्यू ने, अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में। तो आप पुस्तक का नाम भी याद रखोगे और किसने क्या कहा ये भी। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। कौन से मॉडल की? यही विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सत्ता का विभाजन था अमेरिका में, ऐसी सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। फ्रांस के जो राजनीतिक चिंतक थे उनमें जो अमेरिकी संविधान, अमेरिका स्वतंत्र हुआ था मैंने बताया आपको 1776 में, और ये 13 उपनिवेश और उसके जो है आज़ाद करवा लिए थे उसने ब्रिटेन से। तो और सरकार भी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो गई थी। तो अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की जो गारंटी थी वो जो है फ्रांस के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी कि जो है हमें भी ऐसी सरकार बनानी है जहाँ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सत्ता का विभाजन हो और व्यक्तिगत अधिकार हो, यानी नागरिकों को भी अधिकार मिले, ऐसा संविधान हमें तैयार करना है। ये किसको प्रेरणा मिली? फ्रांस को, क्योंकि वो राजतंत्र, निरंकुश राजा से परेशान थे, और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से उन्होंने प्रेरणा ली कि हमें भी राजतंत्र की जगह लोकतंत्र बनाना है फ्रांस को। दार्शनिकों के इन विचारों पर काफी हाउसों व शेलॉन की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी, और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। इस समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। अब फ्रांस में क्या हो रहा था कि जो दार्शनिक थे, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, ये अपनी पुस्तकों के माध्यम से जो है जैसे हाउस ऑफ सेलोन में गोष्ठियां करते, गोष्ठियां यानी सभाएं करते, और जो है वहां पर इन पर बहस होती, एक दूसरे के विचारों पर तर्क वितर्क किए जाते थे, और उनकी पुस्तकें या उनके जो विचार होते थे अखबारों के माध्यम से उनका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता, और उनको जो है पढ़कर लोगों को सुनाया जाता था, जिससे कि अनपढ़ लोग भी उनके विचारों को समझ सके। अब ऐसी स्थिति हो रही थी, वहां पर जो है लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा था, दार्शनिक आगे आ गए, मध्यम वर्ग का उदय हो गया, मध्यम वर्ग गरीब वर्ग का साथ दे रहा था। ऐसे समय में भी लुई 16वां ने क्या किया कि अपने राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से जनता पर करभार लाद दिया। ऐसी खबर सुनकर, लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली जो व्यवस्था थी उस पर जो है के विरुद्ध गुस्सा भड़क गया। विशेषाधिकार वाली व्यवस्था कौन सी? वही कुलीन और पादरी वर्ग जो थे प्रथम और द्वितीय स्टेट के, उन पर जो है जनता का गुस्सा फिर से भड़क गया, क्योंकि वो तो तैयार हो ही रहे थे क्रांति के लिए, और लुई 16वां ने करभार वापस लाद दिया था। तो ऐसे में जो है क्रांति होनी अवश्यंभावी हो गई। अब देखो, यह प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृत्तांत है, ये कि प्राचीन जो है राजतंत्र में किस प्रकार के अनुभव थे, ये देखो। आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज दांतन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए सन 1993 में एक पत्र लिखा अपने मित्र को। उसमें लिखा है उसने, किसने? ये जॉर्ज दांतन ने एक पत्र लिखा 1993 में। क्रांति तो 1789 में ही हो गई थी, तो उससे पहले की स्थिति बताइए पत्र में। देखो,
मैं प्लेसिस के आवासीय कॉलेज में था। वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में मैं नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं न तो जन्मजात कुलीन था और न ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में एक सू, फ्रांसीसी पैसा है सू, तक नहीं था। पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया था। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया, लेकिन हमारे प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए थे। इसने अपने मित्र को पत्र में लिखा कि वो जो है आवासीय कॉलेज में उसने पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन वो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग में से नहीं था। उसके पास पैसा भी नहीं था, गरीब था, तो वहाँ पर उसको कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा था। योग्य होते हुए भी उसको जो है फ्रांस में नौकरी मिलनी असंभव थी। दूसरा देखो, आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने सन 1787 से निवासी के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का वृतांत लिखा। इस वृतांत में उसकी ये टिप्पणी दिलचस्प है। क्या लिखा देखो, किसने? आर्थर यंग ने। इस पे भी अंडरलाइन कर लो, आर्थर यंग 1787 निवासी में क्या लिखता है? फ्रांस की यात्रा की और उसने वहां जो देखा वो लिखा। सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खास तौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वालों को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी जिंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहे हैं जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती है, जिसमें अपने मुक्त लोगों की सेवाएं ले ली होती है और उन्हें उनसे बेहतर बर्ताव करता है। जो अपने पीड़ितों के करहा सुनते हुए बोझ उड़ाना पसंद करते हैं, उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। ये इसने जो है वृतांत में लिखा है कि ये 1787 निवासी में इसने यात्रा की थी और उसी समय क्रांति हुई थी। तो वहाँ की स्थिति देखी कि वो जो गुलाम लोग, मजदूर लोग जो होते थे, किस तरह से कुलीन और पादरी लोगों के जो है सेवा टहल में लगे हुए होते थे और वो लोग उनसे कितना बुरा व्यवहार करते थे। वो उनकी सेवा करते थे, उनकी हर बात मानते थे, लेकिन उनका व्यवहार उनके लिए अच्छा नहीं था। कुलीन और पादरी वर्ग के लिए वो उनका शोषण ही करते जा रहे थे। तो आर्थर यंग ने लिखा कि जो ऐसा दूसरों से ऐसा बर्ताव करता है और अगर क्रांति होती है तो उस समय मान लो उनकी बेटी का अपहरण या बेटे का गला रेत दिया जाए, रोन दिया जाए, तो उनको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो बरसों से दूसरे लोगों पर अत्याचार करते ही आ रहे हैं। देखो, ये क्रियाकलाप है इसी का। यहाँ यंग क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? वो क्या कोशिश कर रहे हैं ऐसे में कि जो है अगर आप किसी के साथ बुरा व्यवहार करोगे तो आपके साथ जब बुरा व्यवहार होता है तो आपको उस पर दुख नहीं होना चाहिए। गुलामों से उनका क्या आशय है? गुलामों से आशय वही जो मजदूर और गरीब लोग जो थे, वो जो उनकी सेवा टहल करते थे। वह किसकी आलोचना कर रहे हैं? अमीर और पादरी वर्ग की। सन 1787 में उन्हें किन खतरों का आभास होता है? तो उनको 87 में निवासी में क्रांति हुई गई, तो उन्होंने फ्रांस की यात्रा की थी ना, तो उनको आभास हो गया कि अब फ्रांस के लोग अत्याचारों से बहुत दुखी हो चुके हैं और अब फ्रांस में जो है राजतंत्र के विरुद्ध क्रांति होने वाली है। इन खतरों का आभास हो गया किसको? आर्थर यंग को। ठीक है, अब अगला पॉइंट रहेगा क्रांति की शुरुआत कैसे होती है। ये स्थितियां थी क्रांति से पहले की, ये अगले वीडियो में देखेंगे।